नमस्कार। मैं हूं नवीन चौधरी। आप देख रहे हैं एग्जाम नगर। आजकल शिक्षण प्रदान करने का और शिक्षा ग्रहण करने का तरीका रातों रात बदल चुका है। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। अभी इसी वक्त अपग्रेड कीजिए, एग्जाम नगर के साथ जुड़िए और अपने साथियों को अवश्य जोड़िए। जुड़े रहें एग्जाम नगर के साथ, आपका डिजिटल साथी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी। आप देख रहे हैं एग्जाम नगर। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन तक का हम अध्ययन कर चुके थे और कोशिका से संबंधित प्रश्नों का भी हम विश्लेषण कर चुके थे। आज हमारा अगला क्लास है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को लेकर। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में हम आज समझते हैं। ये हमारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का आज का क्लास होगा। आपके कमेंट्स इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करता रहूंगा। आइए देखते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। देखिए भैया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले आपको एक बात जाननी है। वो बात यह है, मैं हमेशा कहता हूं उसके नाम का ऑपरेशन करो। तो इसके नाम का ऑपरेशन करेंगे आप, तो अर्ध प्लस सूत्री, ये आपको इसके नाम का क्या करना है, ऑपरेशन करना है। तो आप जब इसके नाम का ऑपरेशन करेंगे तो दो शब्द आपको यहां बीच में निकल करके आए हैं। एक शब्द है अर्ध और एक शब्द है सूत्री। मैंने आपको बोला था, इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि जब आप इस नाम को खोल करके देखेंगे तो ये नाम खुद ही चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा मेरा मतलब क्या है। आप जब अर्ध का मतलब देखेंगे तो अर्ध का मतलब होता है आधा, और सूत्री का मतलब यहां है प्यारे विद्यार्थियों गुणसूत्र से। किससे है? गुणसूत्र से। इसका मतलब यह है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का नाम ही आपको चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है कि मेरा मतलब ये है आधे गुणसूत्र। क्या बता रहा है? आधे गुणसूत्र। क्या मतलब हुआ आपको अभी हम समझाते हैं। इस आधे गुणसूत्र का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। देखिए भैया, मान लीजिए ये कोई कोशिका, ठीक है। अब ये कोशिका आगे जाकर कोशिका का क्या हो गया? विभाजन। क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब जब विभाजन हुआ तो हमें कितनी कोशिका प्राप्त हुई? दो कोशिका। क्योंकि हमने समसूत्री कोशिका विभाजन में जान लिया था कि जब कोशिका का विभाजन होगा तो कुल कितनी कोशिकाएं बनेंगी? दो कोशिकाएं बनेंगी। और जब ये दो कोशिकाएं बन गई तो इन दो कोशिकाओं के अंदर फिर से कोशिका का क्या होता है? विभाजन। इसमें भी क्या होगा? विभाजन। और इसमें भी कितनी कोशिकाएं बनेंगी? दो दो कोशिकाएं बनेंगी। अब आपकी जो मेन जो कोशिका थी, जिसे पेरेंट सेल कहते हैं, आपकी जो पितृ कोशिका थी, इस पितृ कोशिका में, इस पितृ कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, एक और दो। इन्हें कहते हैं संतति कोशिका। इन्हें कहते हैं संतति कोशिका, पुत्री कोशिका या फिर डॉटर सेल। तो इस संतति कोशिका दो, और प्रत्येक से कितनी बनी? दो। तो एक, दो, तीन और चार। ठीक है। यानी इस तरीके से एक पेरेंट सेल से कुल हमें चार क्या प्राप्त हुई है? संतति कोशिकाएं प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? संतति कोशिकाएं। अब ये जो संतति कोशिकाएं जो प्राप्त हुई है, इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। और ये जो गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसी की वजह से ही इसका नाम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन रखा गया है। अब जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोशिकाएं जो होती हैं, इन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जो कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं, इनकी संख्या सदैव जो संतति कोशिका है, संतति कोशिका में आधी रह जाती है। और आधी रह जाने के कारण, चूंकि ये जो संख्या है गुणसूत्रों की, संख्या जैसे इसकी आधी होती है, इसी कारण इसको न्यूनकारी सेल डिवीजन यानी कि रेडक्शन सेल डिवीजन कहा जाता है। तो आपको इसका दूसरा नाम बिल्कुल याद रखना है। दूसरा नाम इसका है कि न्यूनकारी कोशिका विभाजन, यानी कि रेडक्शन सेल डिवीजन। रेडक्शन सेल डिवीजन। तो रेडक्शन सेल डिवीजन जो है, इसका मतलब यही है
कि इसके अंदर कोशिका का क्या हो रहा है, कोशिका की संख्या जो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो रिड्यूस हो रही है, यानी कि वो संख्या उसकी उससे पहली वाली संख्या से कम अथवा यहाँ पे उसकी संख्या आधी हो रही है। इसलिए आपको याद रखना है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में आधी हो जाती है अपनी मात्र कोशिका की। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जिस प्रकार समसूत्री कोशिका विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, उसी प्रकार जो आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है ये जनन कोशिकाओं में होता है। तो आपको अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात को नोट कर लेनी है कि यह सदैव जनन कोशिकाओं में होता है, यह सदैव जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। बिल्कुल आपको 100% इस बात को समझना है और इसको अच्छे तरीके से करना है, बिल्कुल कोई चिंता फिक्र नहीं करनी। अगली बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर ये जो सेल डिवीजन था, इस सेल डिवीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो देखिए समझते हैं, मैं आपको बताता हूं कि एक वैज्ञानिक थे, नाम था आस्कर हर्टवेग। एक वैज्ञानिक थे, नाम था आस्कर हर्टवेग। और ये जो आस्कर हर्टवेग नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्हीं वैज्ञानिक ने सन 1876 में 1876 में, और ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के ये जो वैज्ञानिक थे 1876 में आस्कर हर्टवेग नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही सबसे पहले अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में बताया था और समुद्री शाही के अंडों में इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले इसकी खोज की थी। तो आपको याद रखना है कि समुद्री शाही के अंडों में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है ये कि समुद्री शाही के अंडों में सबसे पहले आस्कर हर्टविग नाम के वैज्ञानिक ने सन 1876 में इसकी खोज की थी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की थी। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, नाम था एडवर्ड वॉन वेंडेन। नाम था एडवर्ड वॉन वेंडेन, एक साइंटिस्ट थे, नाम था एडवर्ड वॉन वेंडेन। ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एस्केरिस में जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज करी। एस्केरिस के जो अंडे होते हैं उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी और रिसर्च करके उन्होंने बताया। ये जो बात थी ये 1883 ईस्वी की बात थी, 1883 ईस्वी की। तो एस्केरिस के जो अंडे थे, इन एस्केरिस के अंडों पर इन्होंने इसकी खोज की। तो आपको दो बातें मैंने बताई है। सबसे पहली बात तो ये कि ऑस्कर हर्टविग नाम के जो साइंटिस्ट थे, सन 1876 में उन्होंने समुद्री शाही के अंडों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की। दूसरे जो वैज्ञानिक थे, नाम था एडवर्ड वॉन वेंडेन, और इन्होंने एस्केरिस के जो अंडे होते हैं उनमें इन्होंने इसका पता लगाया, और ये बात है सन 1883 की। इसके बाद अपन अगली बात करें तो बात है सन 1890 की। बात है सन 1890 की बात है। नाम था अगस्त विजमैन। ये अगस्त विजमैन नाम के वैज्ञानिक थे। इन अगस्त विजमैन नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके बाद इसके अंदर देखा कि एक तो इन्होंने आनुवंशिकता को देखा और एक इन्होंने प्रजनन, इन दो चीजों को इन्होंने बहुत अच्छे से समझा। दो बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक तो आनुवंशिकता और दूसरा इन्होंने दूसरा प्रजनन, इन दो के ऊपर इन्होंने इसे बहुत अच्छे तरीके से देखा अगस्त विजमैन नाम के वैज्ञानिक ने। और ये बात 1890 ईस्वी की है, और 1890 में इन्होंने जब इसे देखा तो देखने के बाद इन्होंने अपनी थ्योरी प्रस्तुत करी और उसको प्रकाशित किया, और सर्वमान्य जो थ्योरी थी वो विजमैन साहब की थी। और विजमैन साहब की थ्योरी जो सर्वमान्य थी, इसी के कारण इन्हें कोशिका विभाजन का खोजकर्ता कहा जाता है। कोशिका विभाजन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का खोजकर्ता कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन का जो खोज करता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का जो खोज करता है, वो अगस्त विजमैन नाम के वैज्ञानिक को ही इसका खोजकर्ता माना जाता है। यहीं से इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। ये बताई कि अगर आपको क्रोमोसोम की संख्या
क्रोमोसोम की संख्या को बनाए रखना है। क्रोमोसोम की संख्या को बनाए रखना है, यानी कि उसको उसी फॉर्मेट में सेम जो है उतनी कितनी में रखना है, उतनी कितनी संख्या में रखना है, बनाए रखना है। तो इन्होंने बोला कि किसी भी कोशिका को, जो कोशिका है उस कोशिका को आपको 2 बार विभाजन करवाना पड़ेगा, 2 बार। और ये जो 2 बार विभाजन करवाया गया, यहीं से जो है ये कोशिका का जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है ये, और आपका जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है ये, इन दोनों के अंदर यही परिवर्तन है। ये परिवर्तन क्या है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मैंने आपको बताया था कि वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सिर्फ यही खत्म हो जाता है, यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, सिर्फ इतना ही मामला है। लेकिन याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यहीं पे जाकर के खत्म नहीं होता है, यह इसके बाद और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के एक कोशिका का विभाजन इन 2 कोशिकाओं में और इस दूसरी का भी 2 कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार यह एक कोशिका से 4 कोशिकाओं में बंटने वाला, चार संतति कोशिकाएं प्राप्त करने वाला विभाजन है। यहां देखिए कि ये जो एक कोशिका है, इस एक कोशिका से जब 2 कोशिकाएं बनी तो इसे हम बोलेंगे कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम, और यहां हम इसको बोलेंगे, अब जब यहां से आगे बढ़ेगा तो हम इसको बोलेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वितीय। तो इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कि इसके अंदर 2 चरण होते हैं, और इन 2 चरणों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पूरा होता है, जबकि समसूत्री कोशिका विभाजन एक बार में ही हो जाता है, और एक कोशिका जो है वो 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, उसी में समसूत्री कोशिका विभाजन हो जाता है। तो ये समसूत्री कोशिका विभाजन में और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे बड़ा अंतर यही है कि उसमें सिर्फ वो एक कोशिका है 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, यहाँ जो है एक कोशिका 2 में और 2 कोशिकाएं 4 कोशिकाओं में बढ़ती हैं, और 4 कोशिकाओं में बढ़ने के कारण ही इसको जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसको समसूत्री कोशिका विभाजन से अलग करता है। इसके बाद हम बात करें सन 1911 की, 1911 की बात करें तो एक मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक थे। मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक थे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप उसके बाद इनको उतार लेना, कि एक मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक थे, और ये बात है 1911 की। और ये जो वैज्ञानिक थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, और इन अमेरिकन वैज्ञानिक जीन शास्त्री थे, और इन्होंने ही सबसे पहले इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जीन के संचरण का पता लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि जीन के संचरण का पता सबसे पहले किसने लगाया। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी टॉपिक में आपको बीच में समझाऊंगा कि जीन का संचरण जब होता है उस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर, अर्थात हिंदी में जीन विनिमय कहा जाता है। तो अभी सिर्फ आप अपने दिमाग में इतनी बात याद रखिए, ये जो मॉर्गन नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के बारे में बताया था। ये क्रॉसिंग ओवर की क्या प्रक्रिया है, क्या कुछ है, ये बात मैं आपको इसी चैप्टर में बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां तक आप समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से एक बार लगातार इसका रिवीजन करवा दूं। तो देखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है, ये इस शब्द का ऑपरेशन करना है, 2 में बांटिए, अर्ध प्लस सूत्री, अर्ध का मतलब आधा और सूत्री का मतलब क्या हो गया यहाँ पे गुणसूत्र। अब इसमें जो गुणसूत्र है वो पुत्री कोशिकाओं में उनकी संख्या कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन रखा गया। अब चूंकि ये संख्या आधी रहती है, घटते हैं, इसलिए इसी का दूसरा नाम है न्यूनकारी कोशिका विभाजन, या फिर इसका दूसरा नाम है रिडक्शन सेल डिवीजन। तो आपको इन दोनों बातों को याद रखना है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह सदैव जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में। अब इसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों की जो इसकी खोज थी, उससे संबंधित वैज्ञानिकों के नाम और उनकी जो खोज थी उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो नाम के जो वैज्ञानिक के नाम था ऑस्कर हर्टविग, ठीक है। ये जो ऑस्कर हर्टविग के नाम के जो वैज्ञानिक थे 1876 की ये बातें हैं, याद नहीं हो तो जुगाड़ है। देखो 1, उसके बाद 8 में से 1 घटाया, यानी 8 में से 1 घटाया 7, 7 में से 1 घटाया 6, तो 1800 कितने हो गए, 76। तो जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने समुद्री शाही के अंडों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का पता लगाया था। इसके बाद दूसरे जो वैज्ञानिक थे, वो दूसरे वैज्ञानिक थे एडवर्ड
मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा एडवर्ड वॉन बेंडेन। ये एडवर्ड वॉन बेंडेन नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1883 में एस्केरिस के अंडों में इसका विवरण प्रस्तुत किया था अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का। लेकिन उसके बाद सन 1890 में अगस्त विजमैन नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन अगस्त विजमैन नाम के वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता और प्रजनन को लेकर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में अपना तथ्य रखा और उन्होंने बताया कि अगर गुणसूत्रों की संख्या को, क्रोमोसोम्स की संख्या को बरकरार रखना है, अगली पीढ़ी में बरकरार रखना है, तो जो द्विगुणित कोशिका होती है उस द्विगुणित कोशिका को 4 अगुणित कोशिकाओं के अंदर विभाजित करना होगा और यह विभाजन जो है ये 2 चरणों में पूरा करना होगा, यानी इसके लिए 2 कोशिका विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। यह बात अगस्त विजमैन ने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगली बात यह है कि मैंने आपको बताया यहीं से यानी एक कोशिका विभाजन है, उसी एक कोशिका को 2 भागों में बांट दिया। ये कोशिका विभाजन आपका प्रथम, और इसी को ही यहाँ से एक को 2 में बटा, उसको नाम क्या देंगे अपन, चरण द्वितीय। यानी कि इसमें 2 चरण होते हैं, एक चरण प्रथम है और एक चरण द्वितीय है। कहने का मतलब जब इसकी पुत्री कोशिकाएं होंगी, ये पुत्री कोशिकाएं 4 हमें प्राप्त होती हैं और 4 अगुणित ये कोशिकाएं हैं, जबकि यहाँ जो गुणसूत्र थे वो द्विगुणित गुणसूत्र थे। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई। चलिए मिटा देते हैं। एक बात हमने आपको और बताई थी, यहाँ पे मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1911 में, अमेरिका के जीन शास्त्री थे और जीन के संचरण के बारे में यानी कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के बारे में इन्होंने 1911 में बताया था। और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया का यहाँ बहुत बड़ा योगदान होता है, हम इसके बाद आपको समझाएंगे। देखिए भैया, अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मैंने आपको पहले ही बताया, इस फॉर्मेट को आपको हमेशा याद रखना है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जो पेरेंट सेल है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है और ये जो 2 कोशिकाएं हैं ये फिर से 2 कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। इसका मतलब ये है कि अंततः जो कोशिका आपको प्राप्त होती हैं उनकी संख्या होती है 4, 1, 2, 3 और 4, और ये चारों अगुणित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक कोशिका थी, ये कोशिका बट गई 2 में, तो यानी कि यहाँ तक का जो चरण है ये तो कहलाता है कि आपका, मैं बोल दूं, मियोसिस जो है आपका ये फर्स्ट, और ये जो चरण है इनके जस्ट बाद का ये चरण कहलाता है मियोसिस सेकंड, यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सेकंड। और यहाँ पे एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को यहाँ पे पूर्ण मान लिया जाता है, यहाँ पे उसे पूरा मान लिया जाता है। आइए इसको समझते हैं, इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या कुछ है, सारी जानकारियों को अपन देखते हैं। देखिए भैया, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको बिल्कुल समसूत्री कोशिका विभाजन से ही आपको याद है, समसूत्री कोशिका विभाजन से याद है, हमने आपको बताया था समसूत्री कोशिका विभाजन में यह कार्य 4 अवस्थाओं में पूरा हुआ था। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था कि P, M, A और T। अगर आपने समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं देखा है तो अभी पहले आप समसूत्री कोशिका विभाजन देखिए ताकि आपको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, तो मैंने आपको बताया भी था, P से होता है प्रोफेज, P से होता है प्रोफेज, M से होता है मेटाफेज और A से होता है एनाफेज और T से होता है टेलोफेज। तो ये 4 इसकी क्या है, अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। ठीक है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए कि समसूत्री कोशिका विभाजन को यहां से मिटाइए और अब आपको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को जो है वो 2 चरणों में पूरा करना है। मैंने आपको बताया कि मियोसिस फर्स्ट और आपका मियोसिस जो है वो सेकंड, आपको इसे 2 चरणों में पूरा करना है। तो देखिए, इन 2 चरणों की आप जब बात करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये तो इसका हो गया आपका प्रोफेज फर्स्ट, ये हो गया मेटाफेज फर्स्ट, ये हो गया एनाफेज फर्स्ट और ये हो गया टेलोफेज फर्स्ट। और यहाँ पे जो मियोसिस सेकंड जो होगा इसके अंदर भी यही चरण होंगे और इसमें हो जाएगा प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और आपका टेलोफेज सेकंड। इसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। यानी कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि यहाँ वही 4 अवस्थाएं जो किसमें हुई थी, समसूत्री कोशिका विभाजन में, यहां भी उन्हीं 4 अवस्थाओं में कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा। क्या कुछ फर्क रहेगा हम अभी आपको समझाएंगे, चित्र बना के एक बात हम आपको बताएंगे। तो देखिए, एक तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो 2 चरणों में जाने के बाद पूरा होता है।
पहले चरण में भी वही स्टेज है और दूसरे चरण में भी वही स्टेज है। ठीक है, तो अब हम एक बार पहली स्टेज को पढ़ते हैं, पहली स्टेज को समझते हैं, उसमें क्या कुछ दिया गया है और समसूत्री कोशिका विभाजन से वह कैसे भिन्न है, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अभी इसी वक्त अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो बिंदु है वो बिंदु ये है कि अब हम सबसे पहले अर्धसूत्री कोशिका विभाजन चरण प्रथम, तो आपका जो चरण जो प्रथम है, हम इस चरण प्रथम को पढ़ते हैं और इस प्रथम चरण में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट को लेकर। प्रोफेज फर्स्ट को लेकर देखिए भैया, इस प्रोफेज फर्स्ट को लेकर हम बात करते हैं आपके साथ। तो आपकी जो प्रोफेज फर्स्ट है, ये प्रोफेज फर्स्ट खुद ही पांच उप प्रावस्थाओं के अंदर बटी हुई है। ये जो आपकी प्रोफेज फर्स्ट है, ये 5 उप प्रावस्थाओं के अंदर विभाजित है। तो देखिए, इसकी जो 5 उप प्रावस्थाएं हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं। तो सबसे पहली इसकी जो प्रावस्था है, उस सबसे पहली प्रावस्था को कहते हैं लेप्टोटीन। दूसरी जो प्रावस्था है उसे कहते हैं जाइगोटीन। तीसरी जो प्रावस्था है उसे कहते हैं पैकिटीन। और चौथी जो प्रावस्था है उसे कहते हैं डिप्लोटीन। और पांचवी जो प्रावस्था है उसे कहते हैं डाइकाइनेसिस। तो आपको सबसे पहले देखना है कि लेप्टोटीन, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं आपको, आप साथ साथ में उतारते रहिए। तो लेप्टोटीन, दूसरी जो अवस्था है उसे कहते हैं जाइगोटीन, उसे कहते हैं जाइगोटीन। तीसरी जो प्रावस्था है, उप प्रावस्था, उसे कहते हैं पैकिटीन। इससे अगली जो है उसे कहते हैं डिप्लोटीन, उसे कहते हैं डिप्लोटीन। इसके अगली जो प्रावस्था है उसे कहते हैं डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। तो आपको बिल्कुल पांचों प्रावस्थाओं को समझना है। एक उप प्रावस्था जो है, ये सब स्टेज जो है, ये सारी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली आपको याद रखना है लेप्टोटीन, दूसरी आपको याद रखना है जाइगोटीन, तीसरी याद रखना है पैकिटीन, चौथी याद रखना है डिप्लोटीन और पांचवी याद रखना है डाइकाइनेसिस। देखिए, इसको याद करने का जुगाड़ आपको बताता हूं। यहीं से आपको क्या करना है, एल, यहां से हो गया क्या, ये आपका जाइगोटीन, तो जे, यहां से हो गया पैकिटीन तो आपका पी, यहां से हो गया डिप्लोटीन तो इसका मतलब डी, और यहां से आपका हो गया ये डाइकाइनेसिस तो इसका मतलब भी हो गया डी। देखिए, इसका कोई जुगाड़ बनाइए। आप अपने हाथ की पांचों उंगलियों को देखिए। तो ये आपके जो पांचों आपकी 4 जो उंगलियां, एक अंगूठा, इसको देखिए। सबसे पहले वाले को मान लो एल, इसको मान लो जे। हालांकि जाइगोटीन लिखते हैं तो जेड से स्पेलिंग शुरू होता है, आप इसको समझिए जे। इसके बाद ये हो गया आपका पैकिटीन, इसके बाद में हो गया डिप्लोटीन, इसके बाद में हो गया डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो देखिए एल, जे, पी, डी और डी। देखिए, अब इसका जुगाड़ देखिए, इसका जुगाड़ देखिए। इसका बनता है ले, इसका मतलब है जाओ, ये याद होगा पनीर, ले जाओ पनीर। 2 धन, यानी ये कहता है कि पनीर ले जाओ, क्या देकर, धन देकर। तो इससे आपको हमेशा के लिए ये जुगाड़ इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी की सारी जो सब स्टेज है, ये बिल्कुल एक कर्मानुसार आपके दिमाग में स्कैन होनी चाहिए। ये कर्मानुसार स्कैन नहीं होगी ना, तो प्यारे विद्यार्थियों की ये आपके लिए जो है, मतलब जो ये आपको कर्मानुसार याद करने के लिए, इसके जो जितने भी इसके बाद जो मैं आपकी विशेषताएं बताऊंगा, इनकी वो सारी विशेषताएं आपके दिमाग में स्कैन नहीं हो पाएंगी। इसलिए आपको इनको कर्मानुसार समझना है। कर्मानुसार समझेंगे तो आप बिल्कुल कोई चिंता फिक्र आपको होगी नहीं। ठीक है, तो अब ये जो आपकी सब स्टेज है, ये सब स्टेज आपकी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और आपकी डाइकाइनेसिस। इसको मैंने आपको बताया, ले जाओ पनीर, 2 धन, यानी धन लेकर के आपको क्या ले जाना, पनीर लेकर के जाना। अब हम सबसे पहली प्रोफेज की सबसे पहली सब स्टेज के बारे में बात करेंगे और वो सबसे पहली है लेप्टोटीन। सबसे पहली अवस्था देखते हैं, इसकी जो सब स्टेज है वो है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन मैं यहां लिख दूं, लेप्टोटीन। देखिए भैया, लेप्टोटीन को समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है लेप्टोनिमा। लेप्टोनिमा,
ये जो ग्रीक भाषा का जो शब्द है, ग्रीक भाषा, इस लेप्टोनिमा जो शब्द है, इस लेप्टोनिमा शब्द का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है धागे। लेप्टोनिमा शब्द का मतलब होता है धागे, और धागे भी कैसे? पतले धागे। यानी कि लेप्टोनिमा शब्द का मतलब है पतले धागे अर्थात महीन धागे। देखिए इस कोशिका विभाजन में ये जो धागे हैं, जो महीन धागों का जो जिक्र यहाँ हुआ है, महीन धागे, इनका जिक्र यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि गुणसूत्र जो होते हैं आपकी कोशिका में, ये जो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र क्रोमेटिन धागों के रूप में होते हैं। किसके रूप में? ये गुणसूत्र आपके धागों के रूप में होते हैं, धागों के रूप में होते हैं। इसीलिए यहां इसे कहा गया है कि ये गुणसूत्र क्रोमेटिन धागों के रूप में होते हैं, और इसीलिए यहाँ लेप्टोनिमा जो शब्द चूज किया गया ग्रीक भाषा का, जिसका रूपांतरण जो है वो लेप्टोटीन होता है, वो इसीलिए किया गया क्योंकि यहाँ जो लेप्टोनिमा जो शब्द है उसका मतलब होता है महीन धागे अथवा पतले धागे। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ जो है वो ये है कि ये जो आपकी जो सब स्टेज है आपकी, इस सब स्टेज में आपकी कोशिका में जो गुणसूत्र हैं, उस गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बहुत कम होता है। गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बहुत कम होता है, आकर्षण बहुत कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ कि ये जो समजात गुणसूत्र है, इनके बीच में आकर्षण कम होने के कारण ये एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं आते हैं। ठीक है। हालांकि ये एक दूसरे के ऊपर जालनुमा धागों के यूं एक दूसरे के ऊपर फैले रहते हैं। मैं आपको बताऊं इस तरीके से, ये इसका जो केंद्रक है, इस केंद्रक में ये एक दूसरे के साथ ही होते हैं, लेकिन लिपटते नहीं एक दूसरे के ऊपर ही। तो इसी वजह से क्यों नहीं लिपटते? क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल का जो मान है, आकर्षण जो है वो बहुत कम होता है। तीसरी जो बात है वो ये है कि ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र मणिकामय होते हैं। ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र मणिकामय होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गुणसूत्र यहाँ मणिकामय होते हैं। मणिकामय कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से मान लो ये आपका गुणसूत्र है, तो इस गुणसूत्र में क्या है, ये इस तरीके से इसमें यूं मणिनुमा संरचना होती है इस गुणसूत्र में। ठीक है। और इस मणिनुमा संरचना के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं कि गुणसूत्र यहाँ मणिकामय होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। इसके बाद जो इसकी जो चौथी बात है, वो चौथी बात ये है प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पे आपके जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र सारे के सारे यूं इस तरीके से, यानी सारे गुणसूत्र एक ही दिशा में मुड़े रहते हैं सारे, यानी इनके दोनों छोर जो है वो यूं होते हैं। तो ये एक ही दिशा में यूं मुड़े रहते हैं। तो एक ही दिशा में यूं मुड़े रहने का मान लो ये कोई बॉक्स है, इसमें ये गुणसूत्र सारे एक दिशा में यूं मुड़े हुए हैं, यानी कि सारे इस तरीके से मुड़ रहे हैं। ये गुणसूत्र ये मुड़ गए इस तरीके से। तो ये जो संरचना है, ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कैसा होता है? गुलदस्ते जैसा। कैसा होता है? गुलदस्ते जैसा होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहीं से आपको बात याद रखनी है कि गुलदस्ते के रूप में यहाँ गुणसूत्र होते हैं, गुलदस्ते के रूप में, यानी गुलदस्ते के जैसे गुणसूत्र होते हैं, और इसीलिए इसे गुलदस्ता अवस्था बोली जाती है। इसीलिए इसे गुलदस्ता अवस्था कही जाती है या गुलदस्ता अवस्था बोली जाती है। तो आपको याद रखना है कि इसकी जो आपका ये जो सबसे पहला प्रोफेज फेस्ट की जो पहली जो सब स्टेज है लेप्टोटीन, ये लेप्टोटीन को गुलदस्ता अवस्था भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ गुणसूत्र सारे एक ही तरफ मुड़े रहते हैं, और एक ही तरफ मुड़े रहने के कारण ये गुलदस्ते के रूप में होते हैं, और इसीलिए इनको गुलदस्ता अवस्था बोली जाती है। और जो आपका जो ग्रीक भाषा में शब्द है लेप्टोनिमा, उसका मतलब महीन धागे होता है, और महीन धागों का मतलब यहाँ गुणसूत्र जो होते हैं वो समजात गुणसूत्र ये धागेनुमा संरचना के रूप में होते हैं। आपको बिल्कुल यहाँ से याद रखना है। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, इससे बाहर कभी सवाल नहीं पूछता है। ये जो बात आपको बताई गई, प्रत्येक बात जो है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से यहाँ जो है समेट करके मैंने यहाँ लाने की कोशिश करी है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न पूछता है कि बताइए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र धागेनुमा संरचना के रूप में होते हैं। तो वहां पे आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज देने की बजाय आपको ये देता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और आपको डाइकाइनेसिस ये देता है। ये जब देगा तो यहाँ आपको बिल्कुल याद रखना है कि लेप्टोटीन की जो अवस्था है, जो सब स्टेज है, इसके अंदर गुणसूत्र धागेनुमा संरचना में रहते हैं। आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए
कौन सी सब अवस्था में कौन सी जो आपकी जो उप अवस्था है उसमें गुणसूत्र मणिका में होते हैं, तो आपको बता देना है कि लेप्टोटीन के अंदर ये किसमें होते हैं, ये मणिका में स्थिति में होते हैं। आपसे सवाल पूछ सकता है बताइए कौन सी उप अवस्था को गुलदस्ता अवस्था कही जाती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है बिना किसी चिंता फिक्र के कि साहब आपकी जो लेप्टोटीन होती है उस लेप्टोटीन को ही गुलदस्ता अवस्था बोली जाती है। यहाँ से आपको बिल्कुल इस बात को याद रखना है। चलिए हम अगली की बात करें, अगली है यहाँ जैगोटीन। तो अब हम अगली जो इसकी जो अवस्था है उसके बारे में देखते हैं, जैगोटीन को समझते हैं। दूसरी यहाँ मैं बनाता हूँ, देखिए आपकी जो जैगोटीन जो है उस जैगोटीन को भी आपको सबसे पहले ग्रीक भाषा के शब्द जानने। देखिए मैं आपको एक बात अभी क्लियर कर दूं कि ये जो यहाँ पे जो आपकी उप अवस्थाएं हैं ये सारी की सारी उप अवस्थाओं का संबंध ग्रीक भाषा से है, क्योंकि ये सारी उप अवस्थाओं के जो शब्द हैं ये सारे के सारे ग्रीक भाषा से लिए गए हैं और ग्रीक भाषा में इन प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और जो इनका अर्थ होता है उसी अर्थ के आधार पे यहाँ आपको सिर्फ इनको सिखा के इस विभाजन की जो उप अवस्थाएं हैं इनको समझ लेना है। आपको अगर ये जो ग्रीक भाषा में इनका जो मतलब है ये समझ में आ गया तो आपके 101% ये स्कैन हो जाएंगे दिमाग के अंदर कि हाँ इसका मतलब क्या है। तो देखिए दूसरी हमारे सामने है वो है जैगोटीन। तो आपको दूसरी देखनी है जैगोटीन। देखिए भैया जैगोटीन जो है ये जैगोटीन ग्रीक भाषा का ही एक शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जैगोनिमा, ग्रीक भाषा का शब्द है जैगोनिमा और ये जैगोनिमा जो शब्द है इस जैगोनिमा शब्द का ही क्या है ये बाद में रूपांतरित किया हुआ रूप है। तो ये जो आपका जो जैगोनिमा जो शब्द है इस जैगोनिमा शब्द का मतलब होता है धागों की जोड़ियां, इसका मतलब होता है धागों की जोड़ियां, धागों की जोड़ियां। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि यहां से यहीं से आपको समझ लेना है धागों की जोड़ियां, यहीं से समझ लेना है कि ये जो धागों की जोड़ियां हैं धागों की जोड़ियां शब्द यहाँ क्यों लाया गया, इसका जो सेंस था वो यहाँ क्यों लाया गया। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो गुणसूत्र थे वो बिल्कुल धागेनुमा संरचना में थे, महीन धागेनुमा संरचना में, मतलब पतले धागे क्रोमेटिन धागे के रूप में थे। अब वो क्या हो गए हैं कि वो जो आपके जो धागे थे वो दो धागे क्या आ गए हैं बिल्कुल पास आ गए हैं, यानी उनमें आकर्षण बल का मान क्या हो गया बढ़ गया, यानी उनके बीच क्या बढ़ गया है आकर्षण। तो आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि समजात गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण जो है वो क्या हो गया है बढ़ गया है, आकर्षण क्या हो गया है बढ़ गया। अब आपके समजात गुणसूत्रों के मध्य जब आकर्षण बढ़ गया तो आकर्षण बढ़ने के कारण दो गुणसूत्र क्या हो गए पास आ गए, क्या हो गए पास आ गए। और जैसे ही पास आएंगे तो क्या होगा कि आपके समजात जो गुणसूत्र हैं ये समजात गुणसूत्र, इन समजात गुणसूत्रों में संयुग्मन होता है, समजात गुणसूत्रों में संयुग्मन हो जाता है। देखिए और ये जो समजात गुणसूत्रों में संयुग्मन हो जाता है उसे तो इसलिए क्या बोला है जोड़ियां, क्या बोला है जोड़ियां, यानी कि धागों की जोड़ियां, जोड़ियां इसने पेयर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, इसीलिए किया है कि दो समजात गुणसूत्र एक दूसरे के क्या आ गए पास आ गए। यहां देखिए मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से दो समजात गुणसूत्र क्या हो गए एक दूसरे के पास आ गए। अब देखिए इसको समझिए, ये जैसे दो गुणसूत्र एक दूसरे के पास है आकर्षण का मान बढ़ा है, लिप्टोटीन की जो अवस्था थी उसके अपेक्षा यहाँ पे आकर्षण बल का मान बढ़ा है, आकर्षण का मान बढ़ा है, लेकिन अभी इतना भी नहीं बढ़ा है कि दोनों एक दूसरे से पूर्णतः लिपटी जाए। तो अभी एक दूसरे के ऊपर दोनों एक दूसरे से चिपके नहीं है, इसलिए क्या है कि बीच में एक खाली स्थान बच गई, ये जो बच गई इसे अवकाश कहते हैं। ये जो बीच का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसे अवकाश कहते हैं, दो गुणसूत्रों के मध्य ये अवकाश बच गया। देखिए ये जो अवकाश है यानी जब दो गुणसूत्र जैगोटीन अवस्था में दो समजात गुणसूत्र संयुग्मन की स्थिति में आते हैं तो उनके मध्य क्या बचता है अवकाश बचता है, अवकाश होता है। और ये जो अवकाश होता है इसी अवकाश को क्या जाता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इसी अवकाश को क्या कहा जाता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो आपका सिनेप्टोनेमल जो कॉम्प्लेक्स है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इसे एससी कहा जाता है। और इस सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स में दो चीज होती हैं, एक तो होता है साफ डीएनए और दूसरा इसके अंदर होता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, दूसरा इसके अंदर होता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये दो चीज इसके अंदर होती हैं। और ये जो दो प्रोटीन आपका डीएनए और जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है संयुक्त रूप से यूबिक्यूटिन प्रोटीन कहलाता है। याद रखना इस बात को, ये मैं यहां लिख देता हूं कि ये संयुक्त रूप से यूबिक्यूटिन प्रोटीन कहलाते हैं, यूबिक्यूटिन प्रोटीन कहते हैं इसे,
यूबिक्यूटिन प्रोटीन। याद रखना, ये जो आपका यूबिक्यूटिन प्रोटीन है, ये यूबिक्यूटिन प्रोटीन एक तो आपके जो गुणसूत्रों के बीच में जो पेयरिंग होगी, ये एक तो उसकी प्रॉपर पेयरिंग का काम करता है। क्या काम करेगा? प्रॉपर पेयरिंग का। मैं ये लिख देता हूं कि आपका यूबिक्यूटिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये यूबिक्यूटिन जो आपका प्रोटीन है, यूबिक्यूटिन प्रोटीन, ये आपके गुणसूत्रों में एक तो प्रॉपर पेयरिंग का काम करता है, प्रॉपर पेयरिंग का काम करता है, और दूसरा जो है ये पुनर्संयोजन के अंदर काम करता है। पुनर्संयोजन का कार्य करता है, रिकॉम्बिनेशन का कार्य करता है, और रिकॉम्बिनेशन के लिए ये आवश्यक होता है। ठीक है, तो दोनों ही बातों को आपको समझना है। यहाँ पे आपका जो एससी है, ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है, ये इस अवस्था में शुरू हुआ है, यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। आपको इस बात को याद रखना है। ये डिप्लोटिन नामक जो अवस्था आएगी, वहां जाकर के ये क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, वहां इसका कार्य खत्म हो जाएगा, और वहां बिल्कुल भी ये जो है, ये जो अवकाश है बीच का, ये अवकाश पूर्णतः वहां क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if